ओके ओके सर। अमृता मिस ओके प्रेयर सॉन्ग। ओके। मैत्रीं भजदा अखिलहृजेत्री मैत्रीं भजदा अखिलहृजेत्री आत्मवदेव वरानपि पश्यतायुक्तां त्यजतां स्पर्धां त्यजत परेश क्रमणाक्रमणं जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते जनको देव सकल दयालु दाम्यदा सदा दयत्वां जनता श्रेयो भूय सकल जनाना मैत्रीं भजदा अखिलहृजेत्री मैत्रीं भजदा अखिलहृजेत्री। धन्यवाद अमृता। आप स्वागत भाषण के लिए मैं डॉक्टर गीता के को आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार। इस समारोह के अध्यक्ष हमारे विभागाध्यक्ष श्री डॉक्टर मीना जी हैं और हमारे प्राचार्य डॉक्टर शांति वर्गी साहब, डॉक्टर हमारे आज के मुख्य डॉक्टर विजय कुमार साहब और समाज के विभाग के रहने वाले छात्र हैं और अन्य विभाग के अध्यापक हैं और हमारे विभाग के अध्यापक बंधुओं सबको मेरा प्रणाम। आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि आज हम विश्व हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। दरअसल हर साल जनवरी 10 को हम हिंदी दिवस के रूप में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के कारण इस साल मना नहीं पा रहे। और आज हम विश्व हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मेरा कर्तव्य है कि इधर उपस्थित सबको स्वागत करना। सबसे पहले इस समारोह के अध्यक्ष हमारे ही विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मीना जी को मैं इस समारोह में स्वागत करते हैं। दरअसल मीना जी को स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सभी कार्यक्रम जो है उसका मार्गदर्शन मीना जी के ही निर्देशन में ही चल रहा है। आज का इस कार्यक्रम भी मीना जी के ही मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। फिर भी औपचारिकता बस मैं मीना जी को इस समारोह में स्वागत करते हैं। और हमारे कॉलेज के प्राचार्य शांति वर्गी सर डॉक्टर शांति वर्गी साहब आशीष भाषण के लिए इस समारोह में उपस्थित हैं। साथ हमेशा हिंदी विभाग के सभी कार्यक्रमों में सहयोग देते रहते हैं। सर आपको मैं पहले दिन से खुशी के साथ विभाग की ओर से इस समारोह में स्वागत करते हैं।
और आज का हमारा मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर बी विजय कुमार सर हैं। सर हमारे कॉलेज के लिए अपरिचित नहीं हैं, पहली बार सर इधर आया है और विजय कुमार सर श्री अक्षरवेद सरकारी कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी सर हमेशा व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बीच में भी हमारा कार्यक्रम में आमंत्रित करते वक्त हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता और कहानियों के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले हैं। हिंदी साहित्य के लगभग सारी किताबों का समय ज्ञान मिले हैं और केरल के कई विश्वविद्यालयों में रिसर्च गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में अभी कई छात्र उन्हें पीएचडी थीसिस भी पीएचडी उपाधि भी प्राप्त की है। और सर हमारे देश में हिंदी साहित्य के जो महान व्यक्तित्व हैं और सर हमारे इस कार्यक्रम में ताकि देश से संरक्षक विभाग की ओर से, कॉलेज की ओर से और अपनी ओर से स्वागत करते हैं। और इस समारोह में शामिल होने वाले अन्य विभाग के अध्यापक हैं, उन्हें भी समाचार समारोह में ऑडियो ऑफ हो गई है क्या? धन्यवाद। तो अब विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना केके को मैं अध्यक्ष भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, आज के मुख्य वक्ता हमारे प्रिय मित्र एवं केरल के हिंदी अध्यापकों में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी डॉक्टर बी विजय कुमार, सह अध्यापिकाओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सादर प्रणाम। हमारे देश भारत में स्वाधीनता के उपरांत ही भारतीय भाषाओं का शिक्षा, प्रशासन तथा जनसंपर्क के विविध माध्यमों में प्रयोग किए जाते हैं और इन भाषाओं का सुनिश्चित विकास भी हुआ है। सर्वाधिक भारतीयों की भाषा होने के नाते हिंदी को भारत की राजभाषा का स्थान भी मिला और धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहचान मिलने लगी। इस पहचान को दृढ़ बनाने यानी विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पहला विश्व हिंदी दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। इसके कई वर्ष पहले 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हिंदी को विश्व स्तर में दर्जा मिलाने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई। एक भाषा को लेकर विश्व स्तर पर ऐसा एक महासम्मेलन होना छोटा मोटा कार्य नहीं। इसलिए इस दिन यानी 10 जनवरी की याद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में
हर साल 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। आज हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई मायने में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। जैसे विश्व भर में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में पसंद किया जा रहा है। हिंदी साहित्य का अनुवाद विदेशी भाषाओं में हो रहा है। विश्व के अनेक स्कूलों विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी में वेबसाइट बनाई है। अमेज़न, फेसबुक, गूगल जैसी विदेशी कंपनियों ने हिंदी के महत्व को स्वीकार किया है। ये सब हिंदी भाषा की एक पहलू है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वह है भारत वासियों के मन में अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान कहाँ तक जगा है। यह तो सोचने की बात है, क्योंकि जाने अनजाने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में देकर हिंदी के प्रति गर्व करने वालों की संख्या कम नहीं है। विश्व हिंदी दिवस समारोह के इस सिलसिले में हिंदी भाषा की अस्मिता एक बहस विषय को लेकर आज हमारे साथ है डॉक्टर बी विजय कुमार। वे हिंदी भाषा एवं साहित्य के हर पहलुओं के सच्चे ज्ञाता है। एक आलोचक की दृष्टि से भाषा एवं साहित्य के हर विकास को देखने परखने वाले हैं। एक सच्चे हिंदी प्रेमी को मुख्य वक्ता के रूप में हमें मिला है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य एवं खुशी की बात है। मैं विजय कुमार जी आपके साथ पूरे हिंदी विभाग का आभार रखती हूँ। हमारे प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर विभाग के हर कार्यक्रम को सहयोग एवं प्रोत्साहन देने वाले हैं, तो उनके साथ भी मैं विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ। विश्व हिंदी दिवस समारोह के इस सिलसिले में कविता वाचन, कहानी लेखन, कविता लेखन, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हमने किया है। इसमें भाग लेने वाले छात्रगणों और विशेषतः विजेताओं को हार्दिक बधाइयां। अंत में एक बात, हिंदी केवल एक भाषा मात्र नहीं, हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। इसमें अपना एक ममतामयी भाव है जो हमें आपस में जोड़ते हैं। हमें चाहिए कि भाषाओं की महानदी हिंदी की समुचित विकास और प्रयोग करने में स्वयं गौरवान्वित महसूस करें। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अब प्राचार्य शाजू वर्गीस सर को आशीष भाषण के लिए मैं स्वागत करती हूँ। Good morning, everybody. Welcome, Miss. Welcome, sir. Welcome. Okay. ശബ്ദം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഗീത ടീച്ചർ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇപ്പൊ മറ്റേ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോഴും ശബ്ദം മുറിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. മീന ടീച്ചറിന്റെ ഓക്കെയാണ്, ശബ്ദം കുഴപ്പമില്ല. മീന ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി, ഗീത ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശബ്ദം മുറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യക്ഷ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മീന ടീച്ചർ, ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഗീത ടീച്ചർ, ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് അധ്യാപകർ, ഇന്നത്തെ പ്രധാന റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബി വിജയകുമാർ സാർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മീന ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ ഉണ്ട്. നാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ നമ്മൾ ഹിന്ദി ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജായി, ഔപചാരിക ഭാഷയായി ഭാരതം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള ദിവസമായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ
14-നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സെപ്റ്റംബർ 14-നാണ് നാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഹിന്ദി ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 10-ാം തീയതി, എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 10-ാം തീയതി നമ്മൾ ലോക ഹിന്ദി ദിനമായി, അന്താരാഷ്ട്ര ഹിന്ദി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദേശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഷ എന്നതിന് പകരം ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുവാനും ഒരു ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഒരു ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേ ആയി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം. ഇത് 1900 മീന ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് എങ്കിൽ 1975 ഒരു വേൾഡ് ഹിന്ദി കോൺഫറൻസ് നാഗപ്പൂര് വെച്ച് കൂടുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിജി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ട് ആ ജനുവരി 10-ാം തീയതി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടും, നാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ ആകട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹിന്ദി ഡേ ആകട്ടെ, രണ്ടും ഒരു ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ബോധത്തെ, ഒരു ഭാഷയുടെ ഊർജത്തെ മറ്റു ജനങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാനുള്ള, അതിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ മറ്റു ജനങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാനുള്ള ഒരു ദിനവും ഒരവസരവുമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ അടക്കമുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹിന്ദി കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ മനുഷ്യർ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധവും 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഇതെല്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം മനുഷ്യർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടാളത്തിലും ഡിഫൻസിലൊക്കെ പോവുകയും അവർ തിരിച്ചു വരികയും ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ബോധം പകരുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ, നമ്മുടെ ദേശഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ വേറെയുണ്ട്, അതിനെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ദേശഭാഷ മുന്നേറുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാരതീയർ ഒന്നാണ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാരതീയർ ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധമാണ് വേൾഡ് ഹിന്ദി ഡേയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനെത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയകുമാർ സാറിന് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലേക്കും ഒപ്പം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സിലേക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിന് എല്ലാവിധമായ, ഈ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. धन्यवाद शास्त्री वर्गी सर। तो अब एक गीत के लिए बीए हिंदी तृतीय वर्ष के छात्रा मीनू नौशाद को आमंत्रित कर रही हूँ। ഹലോ, കേൾക്കാമോ മിസ്? अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं,
अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब ना मुझको टोकना, बस अब ना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। धन्यवाद मीनू नौशाद। तो हिंदी विभाग श्री अच्युत मेनन सरकारी कॉलेज कुंडनल्लूर त्रिशूर के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर बी विजय कुमार सर को बीच भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सबको मैं पर सुना नहीं। अभी अब सुना है। ओके, आप सुन सकते हैं? हाँ सर, सुन सकती हूँ। हाँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बताइए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, शायद यहाँ कुछ खराबी तो है अक्सर। जब कभी यदि आवाज आपको अब तक नहीं आती है तो अवश्य बताना। ओके, क्या मैं शुरू करूं? हाँ जी। ठीक है। सबको नमस्कार। विशेष रूप से सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यापक बंधुओं और प्राचार्य महोदय के लिए, यदि प्राचार्य शाजू जी वहाँ है तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके कॉलेज का हिंदी विभाग मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं है। वहाँ के सभी अध्यापक एक ही परिवार के सदस्य के रूप में मेरे मित्र हैं। सब मेरे जूनियर तो हैं, तो फिर भी उनसे लगातार मेरा संपर्क रहा है। जैसा कि गीता जी ने पहले ही सूचित किया था, कई बार मैं आपके कॉलेज में आ चुका हूँ, कई प्रोग्रामों में। एक बार फिर ऑनलाइन में ही सही आपसे मुलाकात मेरे लिए भाग्य की बात है, और ये मौका आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट कर रहा हूँ। हिंदी की अस्मिता एक बहस है। मैंने जानबूझकर अस्मिता शब्द का प्रयोग किया है और बहस शब्द का भी प्रयोग किया है। पहले बहस के बारे में बताऊं। बहस आपको मालूम है कि तर्क है। इससे मेरा मतलब है कि ये एकायामी, अर्थात मैं ही बोलूंगा, आप लोग सुनते रहें, ये मेरा शायद लक्ष्य नहीं था। आपके मन में भी जो विचार है
उसको प्रकट करना ही है, जैसा कि आपकी अध्यक्षा मीना जी ने और स्वागत भाषण देने वाली गीता जी ने और प्राचार्य महोदय ने भी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हिंदी के अध्यापक न होते हुए भी प्राचार्य महोदय ने हिंदी दिवस के बारे में और विश्व हिंदी दिवस के बारे में और आमतौर पर हिंदी के प्रचार और हिंदी के इतिहास सबके बारे में उन्होंने जो छोटा सा लेकिन प्रभावशाली जो भाषण दिया है, उनके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद अदा करता हूं। तो ये है कि आपके अध्यापक बंधुओं ने और प्राचार्य ने मेरे काम को कम ही किया है, क्योंकि उन्होंने विश्व हिंदी दिवस के बारे में या हिंदी दिवस के बारे में बहुत कुछ कहा है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अपने बातों को बहुत कम समय में 15 मिनट के अंदर समेट दूंगा। तो देखिए, अस्मिता शब्द वास्तव में एक्सिस्टेंस है, अस्तित्व है। जानबूझकर इसका प्रयोग किया है क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने सुना है, हिंदी का तेजी से विकास हो रहा है, तो कोई बात संचय की बात नहीं, लेकिन हर बात हमारे जीवन में अस्मिता के लिए संघर्षरत है, एक्सिस्टेंस के लिए संघर्षरत है। हिंदी भी शायद संघर्ष कर रही है, लेकिन उसकी यात्रा लगातार आगे की ओर है, इसमें कोई शंका नहीं। और बहस मैंने कहा था, मेरी ही बात नहीं, आपके मन से भी मैं सुनना चाहता हूं। हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, छोड़िए ये बात है। और अब देखिए, हिंदी के बारे में बताते समय हिंदी क्या है, ये प्रश्न आते ही हमारे पास, विशेषकर छात्रों के पास एक उत्तर है या जवाब है, हिंदी एक भाषा है। तो भाषा का मतलब क्या है, भाषा क्यों है, वो भी आपको मालूम है कि भाषा हमारे मन के विचारों को या भावों को दूसरे के मन में या दूसरों में प्रविष्ट करने का माध्यम है, मीडियम है। तो हिंदी भी एक माध्यम थी, हिंदी भी एक मीडियम थी, लेकिन एक सामान्य माध्यम से अब आप लोगों का जो परिचित शब्द है विश्व हिंदी तक हिंदी का विकास एक सामान्य बात नहीं है। वो माध्यम से, एक सामान्य माध्यम से शुरू होकर अब विश्व हिंदी तक हिंदी का विकास हो चुका है। इसको हमें अवश्य जानना चाहिए। इसके विकास के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, काफी संकेत आपके अध्यापकों ने दिए हैं और मुझे लगता है आप विशेषकर प्रयोजनमूलक हिंदी के छात्र होने के नाते इस विषय पर आपकी जानकारी दूसरे हिंदी छात्रों के से शायद ज्यादा ही होगी, इसलिए मैं इसको जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि एक भाषा का विकास वास्तव में क्या है। मेरी राय में कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या मलयालम हो या कोई विदेशी भाषा अंग्रेजी हो, उसका विकास मेरी राय में एक संस्कृति का विकास की है, एक देश की या वो भाषा बोलने वाले लोगों की संस्कृति का विकास की है, सभ्यता का विकास की है। ये कैसे है, भाषा और संस्कृति के बीच का संबंध क्या है, यही हमें देखना है। मैंने पहले ही कहा था, भाषा हमारे मन के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इस सामान्य स्तर पर देखें तो मनुष्य में ही नहीं या मनुष्य के पास ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत के पास भाषा है, यह भी आपको मालूम है। हमारे समान वे इस प्रकार की व्यक्त या सुनिश्चित भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन वे जरूर अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो माध्यम की दृष्टि से भाषा का संबंध सभी प्राणियों से है, लेकिन धीरे धीरे जब भाषा का विकास होता है और वो किस प्रकार हमारी अपनी संस्कृति से भाषा जुड़ जाती है, यह शायद मनुष्य जगत पर सीमित बात है। अर्थात भाषा को, एक सामान्य माध्यम को किस प्रकार हमने संस्कृति का वाहक बनाया है, ये महत्वपूर्ण है। ये केवल हमारा ही योगदान नहीं है। मैंने कहा था, दुनिया भर जितनी भाषाएं हैं, उसके बोलने वाले जितने लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति को अवश्य जन्म दिया है। लेकिन अंतर यह है कि
कि कुछ भाषा से संबंधित संस्कृति का इतना विकास हो चुका है कि वो संसार में सबसे प्रसिद्ध भी हुई है। कुछ भाषाओं का संस्कृति से संबंधित विकास उतना नहीं हुआ है, इसलिए वे पीछे छूट गई है ऐसी भाषाएं। अंग्रेजी की मान्यता को हम देखेंगे कि अंग्रेजी अब इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। इसका कारण तो स्पष्ट है कि उसके बोलने वालों की संख्या के साथ साथ उससे मिली जुली, उस भाषा से मिली जुली एक महान संस्कृति का विकास हो चुका है और इसे लोगों ने, प्रायः दुनिया भर के लोगों ने स्वीकारा है। इसलिए अंग्रेजी आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। अब हिंदी भी धीरे धीरे इसके पीछे अग्रसर हो रही है और इसका कारण मैंने पहले ही कहा था, हिंदी की हमारी अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से हिंदी का जो संबंध है, जो गहरा संबंध है, उसके कारण भाषा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस भाषा में अपने समाज या अपने आसपास की जिंदगी के साथ उसका संबंध नहीं होगा, उस भाषा का विकास भी नहीं होगा। अब देखिए, संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण भाषा थी, या हम अब भी संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, लेकिन संस्कृत का विकास कहां तक संभव हो चुका है, हमें सोचना चाहिए। संस्कृत कहां बोली जाती है, संस्कृत मात्र पाठ्य विषय या पाठ्य भाषा क्यों रह गई है, संस्कृत का प्रयोग बोलचाल के रूप में क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि संस्कृत भाषा का विकास उतना नहीं हुआ है, वो अवरुद्ध हो गई है। इसका कारण ये है, इसका प्रमाण तो स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा जीवन से उस प्रकार जुड़ी हुई भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा को हम अंग्रेजी में कहे तो रिजिड भाषा कह सकते हैं। रिजिड भाषा है। भाषा, कोई भी भाषा हो, भाषा का रिजिड होना अर्थात भाषा का प्रतिरोध पैदा करना बिल्कुल ठीक नहीं। अर्थात मैं आसानी से आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूं कि हिंदी हो या मलयालम हो, अक्सर ये दोनों भाषाएं, हिंदी और मलयालम ही नहीं, भारत की कई भाषाएं ऐसी हैं, ये दोनों भाषाएं, क्योंकि इन दोनों भाषाओं से हमारा परिचय है, हिंदी और मलयालम। देखिए, ये दोनों भाषाएं एकदम सरल भाषा है और इसका विकास दिन ब दिन होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो स्पष्ट है, क्योंकि हम हिंदी हो या मलयालम हो, हिंदी या मलयालम ऐसी भाषाएं हैं जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ कोई रिजिडिटी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था रिजिड, हम रिजिड नहीं हैं। मलयालम इसमें बहुत आगे है। उदाहरण के रूप में बताऊं तो जब हम बोलचाल की मलयालम का इस्तेमाल करते हैं, देखिए कितने अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हम यूं ही करते हैं, अक्सर करते ही रहते हैं। या अब हमें ऐसा बोलचाल की भाषा मलयालम का इस्तेमाल अब हम इस प्रकार नहीं कर पाएंगे जिसमें एक न एक अंग्रेजी शब्द न हो। ये आश्चर्य की बात है वास्तव में। जहां तक मेरी याद है, हमारे एफएम रेडियो में एक बार कई वर्षों के पहले एक प्रतियोगिता थी। वो ये है कि 25 सेकंड या 30 सेकंड मलयालम में हमें बातचीत करनी है या मलयालम कुछ बोलना है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें एक भी अंग्रेजी शब्द न आए। सुनते समय में बहुत सरल लगेगा, लेकिन बहुत कठिन है। कितने, मुझे अभी याद है, उसमें 5 या 6 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, लेकिन सभी लोग पराजित हुए, क्योंकि बीच बीच में अंग्रेजी शब्द आते ही रहते हैं। एक ने यहाँ तक प्रश्न भी किया, अब भी वो मुझे हंसी पैदा करने वाला पहलू है। एक हारा हुआ प्रतियोगी, उसने एक प्रश्न भी उठाया, मैंने कोई अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी आप क्यों कहते हैं? उस प्रश्न में भी उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी वर्ड मैंने कोई
किसी अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी आपने क्यों कहा? देखिए, तो हमारी भाषा मलयालम ऐसी भाषा है, अर्थात दूसरी भाषाओं के सभी शब्दों को हम स्वीकारते हैं। हिंदी भी ऐसी है। आप लोगों को आपके अध्यापक बंधुओं ने शायद क्या है पढ़ाया होगा कि हिंदी शब्दकोश में करीब 60% शब्द संस्कृत के शब्द हैं। आप पढ़ते हैं तत्सम शब्द है, बाकी ही तद्भव शब्द है, लेकिन इसके बाद भी 10 या 15 से ज्यादा प्रतिशत शब्द दूसरी भाषाओं के शब्द है। वो मलयालम के शब्द होंगे या गुजराती के शब्द होंगे या विदेशी भाषा के, अंग्रेजी के, पुर्तगाली के, अरबी के। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को आसानी से ग्रहण करते हैं। इसका कारण क्या होता है? आई मीन इसका क्या है परिणाम क्या होता है? भाषा का तुरंत विकास होता है, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल करने में बहुत सादगी मिलती है। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है। संस्कृत अब भी संस्कृत के अलग किसी भी भाषा के शब्दों को वे स्वीकारते ही नहीं। उन्होंने हर शब्द का संस्कृत पर्याय बना लिया है। यहाँ तक कि आज तक हम खेल के समाचारों में जो बिल्कुल क्या है पारिभाषिक शब्द हम देखते हैं, उनको भी हमारे संस्कृत पंडितों ने संस्कृतीकरण किया है, अर्थात वे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आज उदाहरण के लिए हम कल भी हमने देखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रही थी। भारत की शानदार ड्रॉ हुई, अब सबको मालूम है। तो क्रिकेट के खेल से संबंधित बातें मलयालम में हो या हिंदी में हो, कई अंग्रेजी शब्द उसमें आते हैं। मलयालम में हम कहते हैं अयाल नന്നായിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്തു, അയാൾ ബൗൾ ചെയ്തു, ബൗണ്ടറി അടിച്ചു, സിക്സർ അടിച്ചു, LBW ഔട്ടായി, റൺ ഓടിക്കണ്ടോ, रन എടുക്കുക, എല്ലാം अर्थात सभी शब्द उसमें अंग्रेजी हैं। हमने इसको स्वीकार किया है। हिंदी लोगों ने यथासंभव थोड़ा सा परिवर्तन तो किया है, फिर भी उन्होंने भी सिक्सर लगाया है या बाउंड्री लगाई है। यद्यपि उनके लिए शब्द है छक्का लगाया है, क्या है चौका लगाया है, फिर भी रन के लिए रन ही कहते हैं, है ना। या दूसरे कुछ अंग्रेजी शब्दों के लिए वे अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संस्कृत समाचार आप सुन लीजिए, वहां इसमें से कोई भी शब्द वहां आएगा नहीं। रन के लिए देखिए, रन शब्द के लिए भी उन्होंने संस्कृत का अपना शब्द बना लिया है, धावनांक। देखिए, धावनांक दो शब्दों का योग है। धावन दौड़ना है, अंक उसका मार्क है, हमें मिलने वाला मार्क है। तो एक बार दौड़ने के लिए जो मार्क मिलता है वही धावनांक है या रन है। तो इन्होंने इसका संस्कृतीकरण किया है। संस्कृतीकरण से क्या नुकसान होता है? सामान्य लोग भाषा के इन रूपों से परिचित नहीं होते, वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदी और मलयालम ऐसी भाषा नहीं, या भारत की सभी भाषा ऐसी नहीं है जिनमें हम किसी भी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार भाषा का विकास तेजी से हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था संस्कृति, इसलिए देखिए भारत हिंदी को हम क्यों पहले ही कहा है राजभाषा बनाया है, हमने राष्ट्रभाषा बनाया है, अब विश्व भाषा के रूप में विकसित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने वाली भाषा हिंदी है। इसका कारण क्या है? हिंदी आसान है, क्योंकि गुजरात के लोग भी हिंदी के इस्तेमाल गुजरात के कुछ शब्दों के साथ साथ वे कर सकते हैं। आजकल हम केरल में देखिए, केरल में हिंदी का तुरंत विकास हो रहा है, क्योंकि केरल में तथाकथित जो बंगाली आते हैं, बंगाली तो बंगाली नहीं है, उत्तर भारत से आने वाले मजदूर लोग हैं या वे काम कर हैं, श्रमिक लोग हैं, उनकी हिंदी हमारे मलयालम से मिलजुल कर एक नई हिंदी का रूप अब धारण कर रही है। और इसका इस्तेमाल हमारे अनपढ़ लोग भी, यहाँ के अनपढ़ लोग भी करते रहते हैं। देखिए, इस प्रकार एक भाषा का विकास होता है। और इस विकास के अगले चरण में हम आ चुके हैं, अर्थात हम अब विश्व भाषा के रूप में हिंदी का विकास हम देखते रहते हैं। मेरा आप लोगों से विशेषकर
पाठ हमारे छात्रों से कहना है कि इस आपके अध्यक्षा ने एक बिल्कुल अहम बात कही थी, मीना जी ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, हमें हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए, वही इसकी बहस होनी चाहिए। वही मैंने बहस शब्द का प्रयोग इसलिए मैंने किया था। हम क्या करेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया है या हिंदी पंडितों ने बहुत कुछ किया है, हिंदी से भी संस्थाओं ने बहुत कुछ किया है, इन सबके बावजूद हिंदी का यदि क्या है विकास हमारा लक्ष्य है, हिंदी का सही विकास हमारा लक्ष्य है, हमारी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। अध्यक्षा ने यह भी कहा था, आपकी मीना जी ने यह भी कहा था, जब तक हिंदी को हम मन से स्वीकार नहीं कर पाएंगे तब से हिंदी का विकास संभव नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। अर्थात किसी भी भाषा को पढ़ने या स्वीकारने का सबसे आसान तरीका उसको मन से स्वीकार करना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि हिंदी के छात्र होने के नाते मात्र से, हिंदी के एमए छात्र होने के मात्र से या हिंदी के पीएचडी छात्र होने के माध्यम से मात्र कोई भी व्यक्ति हिंदी में बातचीत कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि भाषा डिग्रियों से, उपाधियों से मिलने वाली बात नहीं है। भाषा हम स्वीकारते हैं या भाषा बोलने के लिए हम जब मजबूर हो जाते हैं तभी भाषा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हिंदी आसानी से बोलने के लिए हिंदी में एमए करने की या हिंदी में बीए करने की या हिंदी में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग 3 महीने या 4 महीने किसी हिंदी प्रदेश में जाइए, विशेषकर हरियाणा या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या झारखंड या दिल्ली के किसी इलाके में आप जाइए, आप आसानी से हिंदी करते हुए या बोलचाल की हिंदी का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए आप वापस आएंगे। इसका कारण क्या है, वहां आप लोगों को हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। वहां आपको खाने के लिए या पीने के लिए या आपकी भूख को मिटाने के लिए आपको हिंदी में ही बोलना पड़ता है ना। तो वहां से मिलने वाले 1 या 2 शब्द हमारी भाषा में आ जाते हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल उसी तरह देखिए, केरल में मैंने कहा था आजकल हिंदी का विकास हो रहा है। केरल के अनपढ़ लोग भी हिंदी का इस्तेमाल आसानी से करते दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, इन लोगों ने कभी हिंदी में कोई उपाधि नहीं प्राप्त की है, हिंदी में कोई डिग्री नहीं प्राप्त की है, या शायद 10वीं कक्षा तक भी उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है। फिर भी हमारे देखिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारे मार्केट के सामान्य जो व्यापारी हैं वे किस प्रकार हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, विशेषकर सरकारी के मार्केट में या प्रोविजन मार्केट में आप जाकर देखिए, हम हिंदी के छात्र हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन आप अपने आप से आप लोग पूछिए, आपको कितनी तरकारियों के हिंदी नाम मालूम है? आपको कितने प्रोविजन के, जैसे जीरा हो या अरहर हो, इसी प्रकार के प्रोविजन के नाम कितने हमें मालूम है? हमें 1 से 100 तक गिनती हम में से कितने लोगों की आती हैं? हमारे पास हिंदी की उपाधियां होंगी, हिंदी की डिग्रियां होंगी, फिर भी हमें ये मालूम नहीं। लेकिन इन सबके बिना भी ये अनपढ़ व्यापारी लोग कितनी आसानी से हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं तरकारी है तो कद्दू लीजिए, या क्या है भिंडी लीजिए, बैंगन लीजिए, गोभी लीजिए। देखिए यहाँ इनको ये हिंदी शब्द कहाँ से मिले? अवश्य इन हिंदी बोलने वाले हमारे तथाकथित बंगाली से ही इनको मिले हैं। 1 या 2 बार गोभी गोभी शब्द सुनते समय उनको मालूम हो चुका है कि कॉलीफ्लावर ही गोभी है, उनको मालूम हो चुका है कि बेंडा ही भिंडी है। इस प्रकार वे पकड़ पाते हैं। वे क्यों पकड़ पाते हैं? ये उनके जीवन से इनका संबंध है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका व्यापार बढ़ने के लिए या उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको इन आयातित लोगों की या इन आए हुए लोगों की अपनी भाषा हिंदी को समझना ही चाहिए। वे हिंदी समझ लेते हैं, वे हिंदी पढ़ लेते हैं, वे आसानी से गिनती करते हैं। वे कहते हैं 75 रुपया है, वे कहते हैं 56 रुपया है, वे कहते हैं 90 रुपया है।
वे कहते हैं 91 हैं, आसानी से वे संख्या का नाम भी बताते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भाषा को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। तो ये सबसे ज्वलंत उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण हम आप लोगों को दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि किस प्रकार बिना किसी पांडित्य से, बिना किसी अध्ययन से हम एक भाषा के शब्दों को किस प्रकार हम स्वायत्त कर सकते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, आजकल हमारे घर में जो आपकी माएँ हैं या आपकी बहनें हैं, अर्थात घर में जो जितने भी लोग घर में रहने वाले हैं, वे ही धीरे धीरे हिंदी सीखने लगे हैं, क्योंकि उन लोगों का संपर्क भी इस प्रकार के बंगाली लोगों से हुआ करता है, इसलिए वे इस्तेमाल करते रहते हैं। ये देखिए, ये हिंदी का मन से स्वीकार करना है। दूसरा, बाकी सब हिंदी को राष्ट्रभाषा हम बना चुके हैं, या हिंदी को राजभाषा हम बना चुके हैं। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावलियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, अब भी आपको मालूम हो गया होगा कि हिंदी के राजभाषा बनने के बाद अब कितने साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे सरकारी कार्यालयों में, अर्थात केंद्र सरकार के कार्यालयों में कितने लोग इन पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं कई केंद्रीय ऑफिस में मैं गया था, लेकिन उन लोगों से बातचीत करते समय मुझे दुख भरी बात ये मालूम हो गई कि वे इस प्रकार की राजभाषा हिंदी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन पर राजभाषा के कार्यान्वयन की बात को या उसके भार को ढोते ही रहते हैं। उनका मन नहीं लगता। जब तक उनका मन नहीं लगता, तब तक भाषा को किसी के मन में हम ढोप नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था, यदि हम अपनी इच्छा से भाषा को स्वीकारते हैं तो भाषा का विकास भी होगा। भाषा का विकास का एक सशक्त पहलू हम जैसे हिंदी बोलने वाले हिंदी प्रेमियों के पास है। इसको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। बाकी सब मैंने पहले ही कहा था, सरकार करेगी या संस्थाएं करेंगी या हिंदी से संबंधित लोग करेंगे। हम इसमें अपनी भूमिका को हम थोड़ा सा अदा करें, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक और बात जोड़कर मैं समझ करूंगा, इसलिए हिंदी को आगे बढ़ाने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने पहले ही भाषा और संस्कृति के बीच के जो गहरे संबंध के बारे में कहा था, उसको उसी प्रकार समझने के लिए हिंदी के तत्कालीन या अब के समकालीन साहित्य से हमारा संबंध होना ही चाहिए, क्योंकि साहित्य में भाषा का इस्तेमाल, हिंदी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी विविधता से, उसकी भंगिमा से युक्त हैं। किसी ने पहले ही कहा था, हमारा भारत एक ऐसी जगह है जहां हिंदी ही नहीं दूसरी कई छोटी छोटी जनभाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी का विकास आप देखिए, इन जनभाषाओं को साथ लेकर ही हिंदी का विकास हो रहा है। और वर्तमान साहित्य का सबसे उज्जवल उदाहरण है कि आप लोगों को, यदि मुझे मालूम नहीं, आप लोगों को पाठ्यक्रम में कविताएं या कहानियां पढ़ने के लिए हैं, तो आप देखिए उसमें उन कहानियों में परिनिष्ठ हिंदी का ही प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि हिंदी से संबंधित कई बोलियों का, कई जनभाषाओं का, कम से कम उन जनभाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो चुका है। अर्थात इन सबको मिलाकर ही हिंदी आगे बढ़ रही है। तो साहित्य का अध्ययन इस प्रकार भाषा के विकास में हमारी भूमिका को अदा करने का सबसे बड़ा तरीका है। इसे भी आप साथ देकर जाइए। ऐसा है तो यही नहीं, हिंदी मेरी राय में यदि इस प्रकार का विकास होता है तो बहुत कम दिनों में अंग्रेजी के आगे भी हिंदी की यात्रा अवश्य रहेगी, क्योंकि हिंदी का इतना विकास हो रहा है। मैं समय न होने के कारण विस्तार से मैं नहीं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक संकेत आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप देखिए, गूगल में हमारे कंप्यूटर के गूगल में
हिंदी से संबंधित कई जानकारियां हैं। मात्र आप विश्व हिंदी टाइप करें और देखिए कि क्या क्या बातें आ रही हैं। दंग रह जाने वाली कई बातें आ ही जाएंगी कि हिंदी का विकास भारत से बाहर किस देशी से या कितनी विविधता से हो रहा है, हम दंग रह जाएंगे। आप भी जरूर देखिए। वक्त न होने के कारण मैं आपको अपने आप को यही समेटना चाहता हूं, क्योंकि गीता जी ने कहा था 1 घंटे के अंदर हमें कार्यक्रम पूरा करना है। यदि मैंने कुछ इसका उल्लंघन किया है तो आप लोगों से माफी भी मांगता हूं। एक बार फिर आप सबको, विशेषकर सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग को, अध्यक्ष को और मेरी मित्र, परम मित्र, प्रिय मित्र गीता जी को, जिन्होंने मुझे बुलाया है, तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक अच्छे पेश भाषण के लिए धन्यवाद सर। अब कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मीनू नौशाद को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्ते। आदरणीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रिंसिपल एवं अन्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरे नमस्कार। सबसे पहले विभाग की प्रत्येक अध्यापिका को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने मुझे इस शुभ अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चुना। पूरे विभाग की ओर से और मेरी अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अच्युत मेनन सरकारी कॉलेज कुटनल्लूर के हिंदी विभाग के भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी विजय कुमार सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति और बहुमूल्य शब्दों के लिए, साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो सुझाव आपने दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं आपके धन्यवाद करती हूँ। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को मैं अपनी तरफ से और पूरी हिंदी विभाग की तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। आप इस शुभ अवसर पर उपस्थित हुए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किए। अध्यक्ष भाषण के लिए मैं हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष और हमारे प्रिय डॉक्टर मीना के मिस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्वागत भाषण के लिए कार्यक्रम के संयोजक हमारे प्रिय डॉक्टर गीता के मिस को मैं धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलदायक प्रार्थना गीत के साथ शुरू करने के लिए मैं बीए हिंदी प्रथम वर्ष के विद्यार्थिनी अमृता SR को आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से कंपेयर करने के लिए मैं रिंसा का धन्यवाद करती हूँ। इतने कम समय में इस कार्यक्रम की बेहतरीन व्यवस्था के लिए विभाग के प्रत्येक अध्यापिका को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अंत में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति और मेरे प्रिय साथियों को मेरा धन्यवाद। आप सबको शुभ दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।